हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसी स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, बात है 21 जून 2022 की, जिस दिन मिस्टर एकनाथ शिंदे शिवसेना के और कुछ एमएलएस के साथ अचानक महाराष्ट्र से गायब हो जाते हैं और पूरे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक हलचल सी मच जाती है। पर इस स्थिति तक पहुंचे कैसे, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा 2019 में। 24 अक्टूबर 2019 को शिवसेना बीजेपी अलायंस महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस जीतकर सरकार बनाती है। पर इस अलायंस के अंदर एक पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से ये जो अलायंस थी ये 8 नवंबर को टूट जाती है। इसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी अलायंस बनाती है और 28 नवंबर 2019 को मिस्टर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लगभग 1-1.5 साल बाद एनसीपी के चीफ मिस्टर शरद पवार ये कहते हैं कि ये जो एमवीए गवर्नमेंट है ये बहुत बढ़िया चल रही है और 5 साल तक ये आराम से चलेगी। पर 10 जून 2022 को स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। राज्यसभा के 6 सीट में से बीजेपी 3 सीटें जीत जाती है और उसके ठीक 10 दिन बाद महाराष्ट्र काउंसिल पोल्स में भी बीजेपी 10 में से 5 सीट जीत जाती है। और इसके साथ शुरू होता है शिवसेना के अंदर पावर शेयरिंग की स्ट्रगल। 21 जून को मिस्टर एकनाथ शिंदे गायब होने के साथ साथ मिस्टर ठाकरे जो है पार्टी की अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, पर इसमें रेबल एमएलएस जो है भाग लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर ठाकरे ये कहते हैं कि मिस्टर शिंदे को पार्टी लीडर के पोजीशन से हटा दिया जाए और डेप्यूटी स्पीकर भी इस प्रस्ताव को अप्रूव कर देते हैं। इसके अगेंस्ट मिस्टर शिंदे का ये कहना था कि शिवसेना के और भी 40 एमएलएस है जिनका सपोर्ट उनके साथ है और ऐसा होने से मिस्टर उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से पार्टी के चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 24 जून 2022 को मिस्टर उद्धव ठाकरे ने डिप्यूटी स्पीकर से आग्रह किया कि इन रेबल एमएलएस के अगेंस्ट में जो है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाए डिफेक्शन ग्राउंड। ठीक उसी दिन डिप्यूटी स्पीकर को उनके पोजीशन से रिमूव करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट एमएलएस ने ईमेल के जरिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट कर दिया। पर इन ईमेल्स की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं हो पाई, जिस वजह से डिप्यूटी स्पीकर ने इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर दी रेबल एमएलएस के अगेंस्ट में और उनको 2 दिन का समय दिया शो कॉज करने के लिए। पर ठीक उसके अगले ही दिन शिंदे फैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में एक अपील करती है। इस केस में शिंदे फैक्शन का 2 कंटेंशन था। पहला ये कि अगर स्पीकर को ही उनके पोजीशन से रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है तो उस समय वह इस तरीके के प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग किसी के अगेंस्ट में इनिशिएट होती भी है तब भी मिनिमम 7 दिन का समय दिया जाता है, जबकि इस केस में उन्हें बस 2 ही दिन का समय मिला। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक स्पीकर कोई फाइनल डिसीजन ना दे दे तब तक कोर्ट इंटरवेन नहीं करती। स्पीकर का जो डिसीजन रहेगा उसे कोर्ट बाद में रिव्यू कर सकती है। पर यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने शिंदे फैक्शन को 12 दिन का समय दिया इस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग को रिव्यू करने के लिए। अगले ही दिन शिंदे फैक्शन क्या करती है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट इनिशिएट कर दिया जाए और इसी फ्लोर टेस्ट का विरोध करते हुए मिस्टर ठाकरे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। 4 घंटों का आर्ग्यूमेंट हुआ, पर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है फ्लोर टेस्ट को स्टे करने से रिफ्यूज करती है। इसका रिएक्शन ये रहा कि मिस्टर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट ऑफ लॉज को यहाँ पे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि आखिर ये फ्लोर टेस्ट क्या है। फ्लोर टेस्ट के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वह लेजिस्लेचर का सपोर्ट एंजॉय कर रही है या नहीं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव को हमेशा उसके टेन्योर के दौरान लेजिस्लेचर का सपोर्ट एंजॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लेजिस्लेचर जो है वह हमारे देश के सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो अब अगर इस मेजॉरिटी को लेकर ही सवाल उठे
तो फिर लीडर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है हाउस में ट्रस्ट वोट के जरिए। और अगर कोई लीडर ये मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाता है तो उसे तुरंत रिजाइन करना होगा, और उसके रिजाइन करने से जो है पूरी हाउस अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अब समझते हैं कि ये डिफेक्शन है क्या। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद अपने पार्टी एफिलिएशन को बदल देता है तो इसे डिफेक्शन माना जाएगा। अब इंडिया में डिफेक्शन का इशू जो है काफी पुराना है। 1970s में इन दल बदलू नेताओं के चलते ना स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही वीक पड़ रही थी। तो इस स्थिति को संभालने के लिए पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया कि एक कमेटी फ्रेम की जाए। तो उस कमेटी ने 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। तो उस बिल का मेन कंटेंशन यही था कि जो डिफेक्टिंग एमपीज है उन्हें मिनिस्टेरियल पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पर लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ साथ ये बिल भी एक्सपायर हो गई। फाइनली 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में लेके आए। इस शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि कोई भी मेंबर अगर वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है तो फिर उसे पार्टी से डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। दूसरा ये, अगर कोई भी मेंबर अपने पार्टी के कंटेंशन के अगेंस्ट जाता है या फिर पार्टी के अगेंस्ट में वोट देता है तो भी उसे पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है ना उसके कामकाज बिल्कुल डिवीजन जैसे हैं। तीसरा जो है, कोई मेंबर पहले तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करता है, किसी पार्टी को जाकर के ज्वाइन कर लेता है, तब भी जो है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से ये वोटर्स को भी धोखा देना होगा। चौथा ये कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अब अगर कोई मेंबर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आना है तो 6 महीने के अंदर आओ, वरना मत ही आओ। पांचवा ये कि अब अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के ग्राउंड पे हो रहा है तो फिर भैया इस मामले में जो है स्पीकर का डिसीजन फाइनल रहता है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, ये सारे जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स माने जाएंगे। फर्दर इन डिफेक्शन लॉज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स और लाए गए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके जरिए शेड्यूल 10 के पैरा 3 को डिलीट कर दिया गया। पैरा 3 ये कहता था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है और जो नई पार्टी बन रही है उसमें अगर 1/3 मेंबर्स आ जाते हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा भी हुआ कि कोई भी डिफेक्टिंग जो मेंबर है वो आगे चलकर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। साथ ही अगर एक बार कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया ना तो वो आगे चलकर कभी भी स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। इन चेंजेस को ना आर्टिकल 72 क्लॉज 1B और आर्टिकल 164 क्लॉज 1B के जरिए लागू किया गया। शेड्यूल 10 के पैरा 4 के अंदर ना इस डिफेक्शन का एक एक्सेप्शन भी है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहती है तो फिर 2/3 मेंबर्स को राजी होना होगा, क्योंकि भैया डेमोक्रेसी है और सबका व्यू इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी मेंबर ऐसा है जो इस मर्जर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपनी अलग पार्टी बनाना चाहता है तो फिर उसे डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे डिफेक्शन के प्रोविजंस, और एक छोटा सा प्रोविजन इन्वॉल्व है, वो है आर्टिकल 212 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 212 ये कहता है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को रिव्यू नहीं कर सकता। अब इस आर्टिकल के अंदर भी ना 2 क्लॉजेज है। पहला तो ये कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में अगर कोई भी इरेगुलरिटी अराइज करती है तो उसे हम इलीगल कहकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए अगर किस अथॉरिटी दी गई है, जो कि हमारे स्टोरी में डेप्यूटी स्पीकर थे, तो जब वो पर्सन अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा हो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं। शिंदे फैक्शन का ये कहना था कि उन्होंने शिवसेना को कभी भी डिफेक्ट नहीं किया। इसके अगेंस्ट मिस्टर उद्धव ठाकरे का कहना था कि उनका पार्टी मीटिंग में ना आना, फ्लो टेस्ट के लिए कॉल करना, ये सब जो है डिफेक्शन के लक्षण है। और शेड्यूल 10 के अंदर जब पैरा 3
एलिमिनेट हो ही चुका है, तो अब शिंदे फैक्शन जो है शेड्यूल 10 का प्रोटेक्शन एंजॉय नहीं करती है। अपने केस के सपोर्ट में शिंदे फैक्शन ने एक केस रेफरेंस भी दिया, नबम रेबिया वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर। इस केस का जजमेंट ये था कि अगर स्पीकर खुद ही रिमूवल मोशन फेस कर रहा हो तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इस केस का करंट स्टेटस क्या है। ठाकरे फैक्शन ये कह रही है कि शिंदे फैक्शन पार्टी बैंक अकाउंट्स, पार्टी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले रही है और इस मामले में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। दूसरा ये कि अपकमिंग इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना को परमिशन दी कि वह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस नाम का इस्तेमाल करे और शिवसेना के पार्टी सिंबल का इस्तेमाल कर इलेक्शंस लड़े। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर असली शिवसेना है कौन। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन का इस मामले में कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोर्ट अपनी राय नहीं दे सकता है। इसी बीच एक और बात है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शिवसेना को जो 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत ही हार्श कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे इनो पार्टी डेमोक्रेसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसका जवाब देते हुए ठाकरे फैक्शन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में बिल्कुल ही बायस्ड एक्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वह किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में से राइवल फैक्शन को आइडेंटिफाई करे, पर उनके मामले में इलेक्शन कमीशन इस स्प्लिट को रिकॉग्नाइज कर रही है। इससे क्या होगा कि आगे चलकर फ्यूचर लेजिस्लेटर्स को अपने ओरिजिनल पार्टी से स्प्लिट होने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगी और उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉज के वायलेशंस का कोई डर भी नहीं होगा। अब आगे ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।